हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 5 यूनिट 2। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे मुनोबुर्ग संदर्भ लोक प्रशासन का भविष्य, मुनोबुर्ग प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुनोबुर्ग परिप्रेक्ष्य मूल रूप से सार्वजनिक प्रशासन पर सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ पात्रों का संग्रह है, जो मुनोबुर्ग सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। संपूर्ण रूप से ली गई यह पुस्तक 6 भागों में संगठित है। इसका प्रत्येक भाग लोक प्रशासन की वर्तमान चुनौतियों अवसरों का विस्तृत व्यवस्थित विश्लेषण करता है। विश्लेषण विभिन्न नए दृष्टिकोणों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान एक प्रकार पर आधारित है। उनके शीर्ष पर न केवल ये पुस्तक क्षेत्र की भावी परीक्षा प्रस्तुत करती है, बल्कि ये पूर्वव्यापी समीक्षा भी देती है। सबसे पहले पुस्तक का प्रारंभ पिछले मुनोबुर्ग सम्मेलन के मूल विचारों की जांच से होता है। लोक प्रशासन में पहले के अध्ययन मुख्य रूप से सरकार को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के तरीकों पर केंद्रित थे। यद्यपि सामाजिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चिंता का अभाव एक प्रमुख मुद्दा रहा। वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य की भागीदारी के कारण सामाजिक असमानताओं की स्थिति और खराब हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतराल में संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में संभावित नुकसान के कारण अलग था, जिससे समाज का पतन हो रहा था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अशांत दशकों में से एक माना जा सकता है। इसलिए कुछ लोक प्रशासन के विद्वानों और शोधकर्ताओं ने माना कि लोक प्रशासन अध्ययन के एकेडमिक क्षेत्र के रूप में शीघ्र और न्यायिक समाधान प्रदान करके अशांति के उस दौर का जवाब देना था। प्रथम मुनोबुर्ग सम्मेलन कब किया गया था? 1968 में। ये पेपर में पूछा जाता है। प्रथम मुनोबुर्ग सम्मेलन, सेकंड और थर्ड, ये कब हुआ था? मुनोबुर्ग सम्मेलन का प्रारंभ ही इस भाग के साथ हुआ कि परंपरागत लोक प्रशासन अप्रासंगिक है, अब नए लोक प्रशासन की जरूरत है। यह सम्मेलन डी वाल्डो की अध्यक्षता में किया गया था। इस सम्मेलन में तेजी से बदलते वातावरण के संदर्भ में लोक प्रशासन के अध्ययन व व्यवहार का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। इसमें अनुभविक अध्ययन अर्थात मूल्य मुक्त दृष्टिकोण वैल्यू 4 के स्थान पर आदर्शात्मक दृष्टिकोण अर्थात मूल्य युक्त दृष्टिकोण की वकालत की और माना कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। इसमें लोक प्रशासन को जनहित से संबद्ध किया गया। यह युवा विद्वानों का सम्मेलन था, जिसमें माना गया कि लोक प्रशासन के विषय में एक पीढ़ीगत रिक्तता आ गई है, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। मुनोबुर्ग सम्मेलन की नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत है। यह मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की अपेक्षा मूल्य युक्त दृष्टिकोण पर बल देता है और संवेदनशील प्रशासन की वकालत करता है। यानी मुनोबुर्ग सम्मेलन जो हुआ था उसे क्या कहते हैं? नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत कहते हैं। द्वितीय मुनोबुर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 1988, यानी 20 साल बाद। प्रथम मुनोबुर्ग सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद इसके आदर्शों की प्राप्ति में हुई प्रगति का विश्लेषण करने के लिए द्वितीय मुनोबुर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन लोक प्रशासन के नए तत्वों, बदलते युग की समीक्षा तथा तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए हुआ था। बदलते विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय मुनोबुर्ग सम्मेलन में राज्य की भूमिका तथा लोक प्रशासन की भूमिका पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जैसे कि राज्य की भूमिका,
यह समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समय था, जिसमें सरकार की अनावश्यक कार्य क्षेत्र से हटने तथा व्यापार पर वाणिज्य को निजी क्षेत्र या बाजार को सौंप देने की वकालत की गई। इसमें राज्य का भूमिका का सेवा प्रदाय से सुविधा प्रदाय के रूप में लिया जाने का प्रयास किया गया अतः एलपीजी की क्रिया के माध्यम से राज्य की भूमिका को सीमित करने का सुझाव दिया गया। लोक प्रशासन की भूमिका। द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में प्रशासन को अधिक प्रदर्शन उन्मुखी, पारदर्शी, जन भागीदारी, संवेदनशील, सामाजिक योग्यता, विकास, प्रौद्योगिकी से संबंध स्थापित करना, सिद्धांत तथा व्यवहार में समीपता लाना आदि है। लोक प्रशासन में संरचनात्मक सुधार जैसे विकेंद्रीकरण, विस्तारीकरण, विनौकरशाहीकरण आदि किए जाने चाहिए। यह लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण, एचआरडी का विकास, नई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग आदि को लाने की सिफारिश करता है। प्रथम एवं द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में समानताएं। क्या क्या समानता थी? इसका फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता के लिए चिंतित। सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों विशेषकर नैतिकता व उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड है लोक प्रशासन लोक सेवकों को परिवर्तन अभिकर्ता की अपेक्षा अधिक संरक्षणवादी बनाया। फोर्थ पॉइंट है लोक प्रशासन के अनुशासन की स्थिति पर समान रूप से चिंतित। फिफ्थ पॉइंट है सामान्य व विशेषज्ञों के मध्य मुक्त अंतःक्रिया को आवश्यक माना। और सिक्स पॉइंट है लोक प्रशासन में सिद्धांत व व्यवहार को समीप लाने की वकालत की। ये क्या थी इसकी समानता। सेवन पॉइंट है दोनों ने राज्य की भूमिका को आवश्यक माना। 8 पॉइंट है लोक प्रशासन की केंद्रीयता समाज को सशक्त बनाती है, इसलिए सरकार आवश्यक है। 9 पॉइंट है दोनों ही लोक प्रशासन में सुधार व परिवर्तन की मांग करते हैं। और 10 पॉइंट है लोक सेवकों और शोधकर्ताओं को समीप लाना। प्रथम एवं द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में अंतर। अभी हमने क्या पढ़ा, यह थी समानता। अब दोनों में क्या अंतर है। प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, इसमें इस सम्मेलन में अधिसंख्यक सहभागी युवा राजनीतिक वैज्ञानिक थे। और जो द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन था, इसमें इस सम्मेलन में एकेडमिक दायरा विस्तृत था, जिसमें विधि विज्ञानी, अर्थशास्त्री, नीति एवं नियोजक विश्लेषण तथा नागरिक अध्ययनकर्ता इत्यादि भी सम्मिलित थे। प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन में यह सम्मेलन अमेरिकी सामाजिक आर्थिक उथल पुथल के दौरान आयोजित किया गया था और द्वितीय यह सम्मेलन विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों के दौरान आयोजित किया गया था। प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन, इस सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्रांतिकारी, अधीर, टकराव युक्त तथा अति उत्साह से भरपूर थी। और द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन, इस सम्मेलन में वैचारिक पृष्ठभूमि सुविचारित, धैर्य युक्त, परिपक्व, व्यवहारिक तथा व्यापक सोच से युक्त थी। प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन, इसमें प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता तथा परिवर्तन पर बल दिया गया था। द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में इसमें संवैधानिक तथा कानूनी परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, नीति तथा आर्थिक परिवेश पर बल दिया गया था। प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन में इस सम्मेलन व्यवहारवादियों की सहभागिता से वंचित रखा गया था। और द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में यह सम्मेलन लोक प्रशासन में सामाजिक तथा व्यवहारिक विज्ञान के योगदान को प्रोत्साहित करता है। प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन, इस सम्मेलन के आयोजन के समय सामाजिक वातावरण सरकार का आलोचक था, जो ये चाहता था कि सरकार प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर तत्काल तथा पहल करके कार्यवाही करे। और द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में इस सम्मेलन के दिनों में सरकार एवं राज्य की घटती भूमिका तथा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के विचार सामने आ चुके थे, जो सरकार से सीमित किंतु प्रभावी भूमिका चाहते थे। ये था इसमें अंतर दोनों सम्मेलन में, प्रथम एवं द्वितीय मुनब्रुक सम्मेलन में। तृतीय मुनब्रुक सम्मेलन 2008 कब किया गया था? 2008 में। इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 7 सितंबर 2008 के बीच किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोज मैरी ओ'लियरी द्वारा की गई।
सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय थे, निम्न विषय थे। कौन से? फर्स्ट है लोक प्रशासन का भविष्य, सेकंड है लोक प्रबंध तथा संपूर्ण विश्व में लोक सेवा, और थर्ड है सम्मेलन 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 3 से 5 सितंबर का था। प्रथम चरण 3 से 5 सितंबर का आयोजन एडिरोंड पहाड़ियों पर स्थापित सिराक्यूज विश्वविद्यालय के मुनब्रुक सेंटर में किया गया। यह उन उभरते हुए विद्वानों के लिए एक सम्मेलन पूर्व कार्यशाला थी जिनका मनोनयन लोक प्रशासन के वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा किया गया था। इसमें भाग लेने वाले 56 सदस्य निम्नलिखित 56 सदस्य पिछले मुनब्रुक सम्मेलनों के सदस्य की तुलना में प्रजाति, लिंग और राष्ट्रीयता के मामले में अलग थे। इसमें लोक प्रशासन विषय के कई सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर शामिल थे। प्रथम चरण का सम्मेलन व्यावसायिक रूप से पूरा 1 दिन और दूसरा आधा दिन चला। इस चरण का मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड पब्लिक अफेयर सिराक्यूज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। तृतीय मुनब्रुक सम्मेलन के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप आरंभ में वरिष्ठ विद्वानों के सामने किसी एक औपचारिक समस्या आलोचना के स्थान पर लोक प्रशासन के भविष्य और दिशाओं के संबंध में दर्जन केंद्रीय मुद्दे रखे गए। इन मुद्दों में प्रशासन से जुड़े विद्वानों और प्रशासकों का संबंध, लोकतांत्रिक निष्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंध, भूमंडलीकरण, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, कानूनी, राजनीति एवं लोक प्रशासन प्रबंध, नेतृत्व प्रतिक्रिया, अंतः अनुशासनात्मक नेटवर्क, निष्पादन, मापन, लोक प्रशासन के तथ्य एवं मूल्य, सामाजिक समता एवं न्याय तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही आदि शामिल थे। क्योंकि आज विश्व में परस्पर अन्यायोचितता बढ़ रही है, ऐसे में इस चरण के विद्वानों का झुकाव वैश्विक परिप्रेक्ष्य के तुलनात्मक अध्ययन के पुनः जागरण की ओर था। तुलनात्मक दृष्टिकोण से मूल तात्पर्य है किसी संदर्भ में चीज़ों का अध्ययन करना, अर्थात संस्थागत और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति जागरूकता और इसका अनुसंधान कार्यों में भी समावेश करना है। इस तुलनात्मक दृष्टिकोण का योगदान व्यावहारिक रूप से पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, सैद्धांतिक रूप से अनुसंधान को और अधिक प्रामाणिक बनाना और अंतर्निहित खुलासा करने पर अमेरिका उन्मुखी मान्यताओं और उसके संदर्भों की खोज करना है। प्रथम चरण के विद्वानों ने अनुसंधान के तरीकों पर चर्चा की तथा नए विद्वानों ने औपचारिक रूप से एक परिवर्तित एजेंट की तरह अनुसंधान विधि के अध्यापन तथा कार्यों की समीक्षा के लिए जवाबदेहपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु दस्तावेज जारी किया। प्रथम चरण के कई प्रतिभागियों की आगे भी चर्चा और बहस में दिलचस्पी थी। जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड थ्योरी के स्पेशल अंक में इन्हीं मुद्दों को उठाया गया। द्वितीय चरण 5 से 7 सितंबर 2008। इसका आयोजन लोक पैलेसिड न्यूयॉर्क में किया गया। यह एक पारंपरिक शैक्षणिक सम्मेलन था जिसमें दुनिया भर के विद्वानों को अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुनब्रुक सम्मेलन के तृतीय निष्कर्षों को बेहतर तरीके से दर्शाने हेतु सिराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोज मैरी ओलियरी, वन डेविस और सुन ही किम द्वारा एक पुस्तक का संपादन किया जा रहा है। मुनब्रुक संदर्भ में अंतिम विश्लेषण में लोक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे स्याही विषय तथा विशेष प्रासंगिक अवधारणाओं की चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। कुल मिलाकर यह पुस्तक लोक प्रशासन के वर्तमान, भूत और भविष्य में एक जटिल अंतर्दृष्टि दिखाती है। यह प्रतिष्ठित लेखकों के एक समूह द्वारा वितरित लोक प्रशासन के क्षेत्र में नए उभरते हुए मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
जैसे जैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्षेत्र के प्रभाव और भूमिका पर अधिक विमर्श बढ़ गया है। इस प्रकार यह पुस्तक सभी सार्वजनिक प्रशासन के विद्वानों और शोधकर्ताओं के मध्य एक महत्वपूर्ण परीक्षण, चर्चा और विमर्श के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में मानी जाती है। नव लोक सेवा। नव लोक सेवा, न्यू पब्लिक सर्विस 1940 के दशक में उदित कल्याणकारी राज्य को 1980 के दशक के कल्याणकारी राज्य के अनावश्यक विस्तार, नौकरशाही के बढ़ते आकार तथा प्रशासनिक अदक्षता को दूर करने के लिए लोक प्रशासन में एक पैराडिज्म का आगमन हुआ, जिसे नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM) कहते हैं। नव प्रबंधनवाद प्रदर्शन सुधार, सरकार की भूमिका को कम करने और बाजार की भूमिका को बढ़ाने पर बल देता है। कौन? NPM। इसमें प्रयुक्त लोक शब्द से स्पष्ट है कि नव लोक सेवा सहकारी प्रशासन से संबंधित अवधारणा है। इसमें नव और सेवा शब्द जुड़े हैं जो इसे विशिष्टता प्रदान करते हैं, और यह विशिष्टता ही इसे परंपरागत लोक प्रशासन से पृथक करती है, यानी अलग करती है। प्रशासन के स्थान पर प्रबंध का प्रयोग सरकारी कार्यों को पेशेवरता एवं व्यवहारिकता आदि का स्वरूप देता है, जबकि नव या नया प्रशासन उस नवीन दिशा का घोतक है जो वस्तुतः नवीन सामाजिक मांगों, नवीन प्रौद्योगिकी परिवर्तनों और विशेषकर नवीन आर्थिक आवश्यकताओं के कारण सरकारी प्रशासन को ग्रहण करता है। नव लोक सेवा वस्तुतः संपूर्ण परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन के अनुकूल एक और नए लोक प्रशासन की सैद्धांतिक अवधारणा है। इस कारण नव लोक प्रशासन के बाद नव लोक सेवा नव लोक प्रशासन में दूसरा सुधारवादी आंदोलन है। यह लोक प्रशासन के विकास क्रम में नवीन प्रतिमान है जो 1990 के दशक में अस्तित्व में आया। वर्ष 1992 में डेविड ऑसबर्न तथा टेक गैबलर की बुक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट नवीन लोक सेवा के जन्म का कारण बनी तथा नवीन लोक सेवा शब्द क्रिस्टोफर हुड द्वारा प्रदान किया गया था। नवीन लोक सेवा किसके द्वारा प्रदान किया गया था? शब्द क्रिस्टोफर हुड के द्वारा प्रदान किया गया था। ग्रैबलियर के उद्यमी शासन तथा व्यवसायी शासन एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट ब्राजले ने उत्तर नौकरशाही प्रतिमान पोलिलित ने प्रबंधवाद आदि संज्ञा दी, लेकिन सामान्य और सर्वमान्य नाम नव लोक सेवा है। ऑसबर्न और गैबलर के शब्दों में हमें और अधिक सरकार की नहीं अपितु एक बेहतर सरकार की जरूरत है, और संक्षिप्त में कहे तो एक बेहतर शासन की जरूरत है। शासन ऐसा कार्य है जो सामूहिक रूप से हमारी समस्या का समाधान करता है। सरकार हमारे द्वारा प्रयुक्त एक उपकरण है। यह उपकरण अप्रासंगिक हो गया है, अतः इसे नया रूप देने की जरूरत है। वॉरेन बेनिस ने इस जरूरत को वर्ष 1965 में ही पहचान लिया था। आगामी 25 से 30 वर्षों में हम नौकरशाही के पतन में सहभागी होंगे और उसके स्थान पर एक नवीन अवस्था का उदय होगा। 1980 के दशक में विश्व की विभिन्न सरकारों ने कल्याणकारी राज्य को प्रशासकीय राज्य में बदलने, राज्य के बढ़ते आकार को कम करने के लिए बाजार व निजी क्षेत्र को बढ़ाने, लोक सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने, सेवा आपूर्ति सुधारने, सेवाओं का निष्पादन मूल्यांकन जैसे कदम उठाए। नवीन लोक सेवा के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला है विनौकरशाहीकरण, सेकंड है विकेंद्रीकरण, थर्ड है लोक सेवाओं में बाजार उन्मुखता, फोर्थ है
संविदा पर कार्य करना। फिफ्थ है निजीकरण और सिक्स्थ है कार्य निष्पादन प्रबंध। इस सुधार प्रक्रिया को सर्वप्रथम ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर और अमेरिका के रोनाल्ड रीगन ने अपनाया, जिसमें क्या और क्यों लोक प्रशासन से तथा कैसे निजी प्रशासन से लिया गया, अर्थात नवीन लोक सेवा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का संवाद है। ब्रिटेन में सरकारी तंत्र में विद्यमान अदक्षताओं और अपव्ययों को रोकने के लिए छटनी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे प्रशासन में 3E यानी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इफिशियंसी दक्षता और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता है। इसमें निम्न 2 और E जोड़े गए, नैतिक मूल्य एथिक्स और पर्यावरण एनवायरनमेंट। तो ये 5E आपके बने। ये छटनी कार्यक्रम वर्ष 1980 से 87 तक चला, जो काफ़ी सफल माना जाता है, जिसे आगे चलकर नेक्स्ट स्टेप एजेंसी के रूप में माना गया। इन ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, जिससे नव लोक सेवावाद तेजी से फैला, जिसे विश्व में अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। USA में रिइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन आदि। नव लोक सेवा के दृष्टिकोण समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को बुनियादी तौर पर बदलने की दृष्टता से वकालत करता है। यह समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक के रूप में राज्य की बजाय केंद्रीय भूमिका पर बल देता है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण में सरकार द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उपलब्धकर्ता की बजाय अप्रत्यक्ष तरीकों की ओर परिवर्तन निहित है, जिसे नीति निर्माण, सहायक, ठेका देना, सूचना उपलब्ध करना और अन्य कारकों के साथ तालमेल करना आदि है। दूसरे शब्दों में सरकार का सार्वजनिक गतिविधियों के कर्ता से सार्वजनिक लाभों का वितरण समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सहायक और प्रोत्साहक बन जाना चाहिए। लोक प्रशासन की प्रासंगिकता या महत्व। नीग्रो के अनुसार नवीन लोक प्रशासन ने नए क्षेत्रों में पदार्पण किया है और लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को नई विषय वस्तु दी है। जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन में मुख्य विषय वस्तु बन गए हैं। नवीन लोक प्रशासन नीति विज्ञान परिप्रेक्ष्य की मजबूती प्रदान करता है, अर्थात प्रशासन और राजनीति की समृद्धता करता है। लोक प्रशासन को अधिक सामयिक, स्वजागरूक, पर्यावरणीयता, सक्रियता तथा प्रतिबद्धता से जोड़ता है। इसे लोक प्रशासन के अनुशासक को अधिक प्रासंगिक बनाया। एक तरफ यह प्रशासन को नैतिकता का मूल्य से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ व्यावसायिक प्रासंगिक को शोधकर्ताओं और विद्वानों को समीप लाता है। नवीन लोक सेवा की मुख्य विशेषताएं। लक्ष्य। ऑसबर्न और गैबलर ने व्यावसायिक सरकार यानी EG एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट की अवधारणा प्रतिपादित की, जिसकी 10 प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। यह निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रतिस्पर्धी सरकार। व्यावसायिक सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न प्रदाताओं के मध्य प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करती है। ऐसा वह कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देकर करती है और उसका स्वाभाविक परिणाम होता है लागत में कमी और निष्पादन में वृद्धि। सेकंड है सामुदायिक सशक्तिकरण। नौकरशाही की नियंत्रण शक्ति को घटाना और उसके स्थान पर नागरिकों, परिवारों, समाजों की अधिकारिता को बढ़ाना, ताकि वे अपने समस्याओं के समाधान खोज सके और लागू कर सके। थर्ड है परिणामोन्मुखी। अपने सरकार संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन निवेश की मात्रा के आधार पर नहीं, अपितु परिणामों के आधार पर करना तथा लक्ष्य निर्देशित प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
फोर्थ है लक्ष्योन्मुखी सरकार, कायदे कानून के स्थान पर लक्ष्यों से प्रेरित होकर काम करना। फिफ्थ है उपभोक्ता चालित सरकार, यह सरकार अपने हितग्राहकों को उपभोक्ता मानकर व्यवहार करती है और उन्हें अनेक सेवा विकल्प प्रस्तुत करती है ताकि वे मनपसंद विकल्प चुनें। सिक्स्थ है पूर्वानुमानी सरकार, यह सरकार समस्या उत्पन्न होने पर उसके निष्पादन की प्रवृत्ति को त्याग कर उन्हें उत्पन्न होने से रोकने की प्रवृत्ति अर्थात समस्या निदान के स्थान पर समस्या के कारण का पता लगाती है। 7 पॉइंट है व्यावसायिकता, व्यवसायी सरकार अपनी शक्ति धन व्यय करने में नहीं अपितु धन कमाने में लगाती है। 8 पॉइंट है विकेंद्रीकरण आधारित, यह सरकार सहभागी सेवा अपनाती है अर्थात निचले स्तर पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। 9 पॉइंट है बाजारोन्मुखता, नौकरशाही मूलक प्रशासन के स्थान पर बाजार जैसे तंत्र पसंद करती है अर्थात त्वरित, पारदर्शी, ग्राहक मित्र प्रक्रिया और व्यवहार। 10 पॉइंट है उत्प्रेरणकर्ता, यह सरकार मात्र सार्वजनिक सेवा प्रदान करने पर ही ध्यान नहीं देती अपितु सामुदायिक समस्याओं के निदान के लिए सार्वजनिक, निजी और स्वयंसेवी NGO सभी को उत्प्रेरित करने का प्रयास करती है। नवीन लोक प्रशासन के गुण, नवीन लोक प्रशासन नवीन लोक सेवा के गुण, नवीन लोक सेवा के प्रमुख गुण इस प्रकार है। फर्स्ट है 3E कार्यकुशलता यानी वर्क इफिशियंसी, मितव्ययिता और प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस। इसके बाद में नैतिकता और पर्यावरण और जोड़ दिए गए। सेकंड पॉइंट है प्रबंधन पर बल न कि प्रशासन पर। थर्ड है पेशेवर प्रबंधन। फोर्थ है प्रदर्शन सुधार। फिफ्थ है ग्राहक केंद्रित। सिक्स्थ है निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय शैली को अपनाना। और 7 पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाना। 8 पॉइंट है उच्च स्तर पर प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण लोचशीलता। 9 पॉइंट है मानवीय एवं तकनीकों संसाधनों पर बल देना। 10 पॉइंट है निष्पादन मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। 11 पॉइंट है प्रबंधकीय स्वायत्तता। 12 पॉइंट है लागत कम करने पर बल। 13 पॉइंट है नवाचार। 14 पॉइंट है जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व। 15 पॉइंट है सक्षमता पर बल देना और 16 पॉइंट है गुणवत्ता सुधार। नवीन लोक सेवा के प्रति लक्ष्य। नवीन लोक प्रबंध पारंपरिक लोक सेवा की अनेक अवधारणाओं और सिद्धांतों को खारिज करता है। ये निम्न है। किस किस को खारिज करता है? फर्स्ट है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। सेकंड है उच्च नीच क्रम प्रभावित संगठन। सेकंड है शक्ति का अतिकेंद्रीकरण। फोर्थ है प्रशासन में नियमों की प्रधानता। फिफ्थ है निर्णय निर्माण में तर्कवादित। सिक्स्थ है प्रशासन का गैर व्यक्तिक चरित्र। सेवंथ है प्रशासनिक प्रक्रिया का गैर लचीलापन। और 8 है अंतर्मुखी दिशा। नवीन लोक सेवा का प्रभाव, क्या प्रभाव रहा? इन लक्ष्यों का पीछा करने में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने कई पद्धतियों का प्रयोग किया। ये पद्धतियां निम्न है। फर्स्ट है स्वायत्त सार्वजनिक संगठनों का निर्माण। सेकंड है सरकार के आकार को घटाना। थर्ड है सरकार संगठनों का निगमीकरण। फोर्थ है बजट और कल्याण व्यय को घटाना। फिफ्थ है लोक सेवा संरचना को सुधारना। सिक्स्थ है प्रदर्शन माप का मूल्यांकन। सेवंथ है सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। 8 है निम्नतर स्तरों पर प्राधिकार का विकेंद्रीकरण। 9 है निजी एजेंसियों को सेवा का ठेका देना। 10 पॉइंट है प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना। 11 पॉइंट है प्रशासन में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन देना। और 12 पॉइंट है नागरिक अधिकार पत्र आदि की घोषणा करना। भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन। फर्स्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय 1930 के दशक में MA राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र जोड़ने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। कौन?
लखनऊ विश्वविद्यालय कब? 1930 में। सेकंड है मद्रास विश्वविद्यालय ने वर्ष 1937 में विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा प्रारंभ किया। कहाँ पे डिप्लोमा प्रारंभ किया गया? तो मद्रास के विश्वविद्यालय में। कब? 1937 में। थर्ड पॉइंट है नागपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 1949-50 में लोक प्रशासन व स्वशासन से संबंधित अलग विभाग बनाया गया। इसके साथ ही लोक प्रशासन को पहली बार एकेडमिक वैधता दी गई और इस विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा को बनाया गया, जो लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर बने थे। तो कौन सी जगह पे पहला पाठ्यक्रम एकेडमिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो नागपुर में। फोर्थ पॉइंट है वर्ष 1954 में एपलबी रिपोर्ट की सिफारिश पर नई दिल्ली भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। और दिल्ली में कब इसकी स्थापना की गई? तो 1954 में। आलोचनात्मक मूल्यांकन। निस्संदेह नव लोक सेवा आंदोलन ने वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल सरकार तथा प्रशासन के नए स्वरूप को निर्धारित किया और इसके अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए। सरकार और नौकरशाही में अब कार्यकुशलता, मितव्ययिता, पारदर्शिता आदि को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रों में अनेक ढांचागत और प्रक्रियागत परिवर्तन किए गए। इसका दूसरा पहलू चिंतनीय है। मोहित भट्टाचार्य के शब्दों में नव लोक सेवा की अवधारणा मात्र केंद्रीय मुद्दों से जुड़ी है और सतह की बातों की अपेक्षा करती है। इस कारण यह संदेह पैदा होता है कि क्या सरकार मात्र निजी और शक्तिशाली हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगी। नव लोक सेवा ने सरकार को मॉडल के रूप में स्वीकार किया तथा निजी प्रशासन की पद्धतियों व तकनीकों की आदर्श युक्त माना है, लेकिन नवीन लोक सेवा सरकार के केंद्रीय बिंदु को समझने में असफल रही है। आधुनिक सरकार का अवलोकन जन कल्याण तथा कानून का शासन से होता है, न कि बाजार संचालित तंत्र से। UNDP के अनुसार नवीन लोक सेवा का सकारात्मक पक्ष यह है कि इसने लगभग राज्य की भूमिका को अत्यंत सीमित करने के विचार पर बल दिया, जिससे मूलभूत सामाजिक सेवाओं में गंभीर कमी आने व सामाजिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया। फ्रेडरिक्सन का प्रमुख समस्या क्षेत्र ये है कि इसके तहत सरकार को बाजार के रूपों में और नागरिक को उपभोक्ता के रूपों में परिवर्तित करने पर बल दिया गया। टेरी के अनुसार नैतिकता के अभाव में प्रबंधकीय गतिविधियों का स्वीकार करना तीसरी दुनिया के देशों के लिए संभव नहीं है। उच्चतम उत्पादन दक्षता और मितव्ययिता को सुनिश्चित करने के लिए टेलरवाद को लाया गया, जिसमें संगठनात्मक व्यवहार के मानव संबंध दृष्टिकोण को आघात लगा और प्रशासनिक दायरे में समाज के मूल्यांकन का पृथक होने लगा। नवीन लोक सेवा आंदोलन का विकास मूलतः यूरोपियन देशों में हुआ, जिसके बाद में वैश्विक आंदोलन के रूप में तृतीय देशों पर थोपा गया, जो उनके लिए उपयोगी नहीं था। यह राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को पुनः जीवित करता है, क्योंकि इसे राजनीतिक नेतृत्व को केवल वृहद मैक्रो नीतियों व लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार माना गया, जबकि अन्य सभी मामलों का पेशेवर लोक सेवकों को प्रत्यायोजित किया गया, जो आर्थिक तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। लोक प्रशासन अपने रचनात्मक काल से ही संस्थानिक नियंत्रण तंत्र के ढांचे और प्रक्रियाओं की गहराई से खोजे हुए नवीन विचारों एवं व्याख्याओं के प्रति ग्रहणशील रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद विचारों को पुनः जीवित करने वाले और दो विचारों की अपेक्षा एक ऐसे दर्शन के रूप में उभरा है जिसने मानव ज्ञान की पर्याय
सभी शाखाओं तथा विधाओं को प्रभावित किया है। मार्क्स, दुर्खिम और मैक्स वेबर जैसे मौलिक चिंतक आधुनिकतावाद के समर्थक रहे। आधुनिकता का अर्थ बताते हुए इनका मानना था कि यह युक्तिकरण यानी तर्कसंगत व्याख्या, विशेषज्ञता, नौकरशाहीकरण, केंद्रीकरण और औद्योगिकरण पर आधारित है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को संसाधन का तर्कसंगत उपयोग और नवीन वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयुक्त करने का परिणाम कहा गया है। उत्तर आधुनिकतावाद से अभिप्राय। उत्तर आधुनिकतावाद यथार्थ विषय वस्तु के बिना किसी संकेतक की तरह है, या अधिकतम कहे तो वस्तुनिष्ठ संसार को देखने का नया प्रभावपूर्ण ढंग है। उत्तर आधुनिकतावादियों का लोकाचार एकीकृत, सब कुछ समाहित करने वाला, विश्व स्तर पर वैध व्याख्या और भव्य वर्णन का प्रतिरोध करता है। इस प्रकार परिवर्तन संबंधी व्याख्या के प्रति अविश्वसनीयता उत्तर आधुनिकतावादियों के चिंतन में विद्यमान है। संज्ञात्मक सापेक्षतावाद। उत्तर आधुनिकतावादी तर्क करते हैं कि विज्ञान तथ्यों के आधार पर सत्य का पता लगाने का प्रयास करता है। उनके विचार में विज्ञान इस दुनिया में अर्थ का पता लगाने वाले बेहतर ढंगों में से एक है तथा उनके समान रूप से योग्य या सुपात्र प्रबंधों में से एक है। उत्तर आधुनिकतावादी की अधिकांश सैद्धांतिक प्रेरणा महान समकालीन यूरोपियन दर्शन शास्त्रियों जैसे फाउकोल्ट, डेरिडा एवं लेक्लो से मिली है। फाउकोल्ट की सत्ता और शासन की धारणा ने आधुनिकतावादियों का सत्ता के एक संस्थानिक स्थायीकरण होने के मत को तोड़ा है। आधुनिक तर्कमूलक मॉडल के आलोचक। फर्स्ट पॉइंट है इसका, उत्तर आधुनिकतावादी कर्ता लोक संगठन के आधुनिक तर्कमूलक मॉडल के घोर आलोचक हैं। उदाहरण स्वरूप जिस नौकरशाही की कार्यकुशलता की प्रशंसा की जा रही है उसे विघटित करने की मांग की जा रही है। कार्यकुशलता ऐसे समाज में प्रतिष्ठित है जो नियंत्रण पर बल देता है, जिसे आधुनिकतावादियों को पसंद करते हैं परंतु उत्तर आधुनिकतावादी पसंद नहीं करते हैं। सामाजिक रचनाकार के रूप में उत्तर आधुनिकतावादियों का क्रमबद्ध ढंग से सामाजिक रचनाकार के रूप में चरित्र चित्रण किया गया है। कट्टरतावाद के विपरीत सामाजिक संरचना का वस्तुनिष्ठ ज्ञान के बारे में यह विचार था कि दुर्खिम और आधुनिकतावादियों के तर्कों के विपरीत संपूर्ण विश्व को सामाजिक परिस्थितियों के विषय में हमारे व्यक्तिनिष्ठ बोध पर सतत बहस के रूप में समझा जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद व्याख्यात्मक विश्लेषण, प्रासंगिकता और प्रेरक तार्किकता को महत्व देता है, जबकि आधुनिकतावादी सकारात्मक अनुभववाद और निगमनात्मक तर्क को महत्व देते हैं। आधुनिकतावादियों के सामान्यीकरण, विश्लेषण और भविष्यवाणी का स्थान अब अपवाद, भिन्नता और अनिश्चितात्मक ने ले लिया है। व्यापक विचार के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद। लोक प्रशासन के उत्तर आधुनिकतावादियों की सोच को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने के लिए फोकस और मिलर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके विश्लेषण को लोकतंत्र के जटिल स्वरूप पर गहन असंतोष की अभिव्यक्ति की गई है। फॉक्स व मिलर के अनुसार जब समुदाय को सूक्ष्म व्यक्तियों की श्रृंखला में परिवर्तित कर दिया जाता है और अन्य गतिविधि के कारण से संयोगवश उनके एक साथ आने से समुदाय की राजनीतिक समझ विकसित नहीं हो पाती है, भेंट के लिए जाने वाले भागीदार नहीं होते, प्रामाणिक प्रबंध में भागीदार के लिए प्रबंध समादेश की आवश्यकता होती है। उत्तर आधुनिकतावादी लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अध्ययन और शोध में उत्तर आधुनिकतावादी रुझान नया ही है। लोक प्रशासन के साथ उत्तर आधुनिक शब्द का झुकाव हेमेल
1989 और डेनार्ड 1989 के लेखन में देखा जा सकता है। हेमेल ने उत्तर आधुनिक संगठन का दृष्टिपात किया, जबकि डेनार्ड ने व्याख्यात्मक वर्णन के साथ उग्र मानववाद के बारे में लिखा। मार्शल और वाइट 1990 में ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो यानी बाजार के रुझान का मुकाबला करने के लिए संविधानवादी व्याख्या को ध्वस्त करने के अपने प्रयास में लोक प्रशासन विश्लेषण की एक प्रणाली के रूप में उत्तर आधुनिकता का सूत्रपात किया। निष्कर्ष अवलोकन। लोक प्रशासन के एक शास्त्र विधा में के रूप में समृद्ध करने की दृष्टि से उत्तर आधुनिकतावादियों ने इस विधा के विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। तृतीय विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर आधुनिकतावाद को मूलतः पश्चिमी और निर्जाति केंद्रित कहा गया है, क्योंकि इसके विकास का आधुनिकता से उत्तर आधुनिक का प्रक्षेप पथ पश्चिमी विकसित देशों के ऐतिहासिक विकास मार्ग के संदर्भ में रहता है। उत्तर आधुनिकतावादियों के परिणामिक सामुदायिक और भागीदारी युक्त लोकतंत्र के विचारों का दूसरा पहलू उस वर्तमान विश्वव्यापी आंदोलन के प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखता है जो विकेंद्रीकरण, नागरिक समाज और लोगों के सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।